हेलो हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी के सभी? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या यार? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? जल्दी बताओ, क्या मैं बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? क्या मेरा चेहरा दिख रहा है? जल्दी से चैट में बताएंगे जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी बताओ। आई होप सब कुछ बढ़िया है, वॉइस वगैरह सब बढ़िया है, तो हम स्टार्ट करें, है ना? वॉइस वगैरह सब सही है? चंगा सी सब चंगा सी लिख दिया है, सब चंगा सी लिख दिया है, सब बढ़िया है भैया। दिवाली आ गई है, दिवाली गिफ्ट भिजवा दो। ओहो, देख रहे हो, टीचर से ही दिवाली गिफ्ट मांग लिया बेशर्मो। ओ बेशर्मो, टीचर को दिवाली गिफ्ट दिया जाता है बेटा? कहां से पढ़ के आए हो? गिफ्ट हमसे ही मांग लिया कि भैया आप ही भिजवा दो हमको गिफ्ट। वाह, वाह यार वाह, क्या बात है। वाह यार भैया, आपका तो बड़ा दिल है, आप भिजवा दोगे? अरे वाह, इतना मार खाएगा ना तू। जल्दी बताओ। ऑल गुड भैया, एकदम सब बढ़िया है। आराम बैच खत्म होने वाला है। यस, बात तो सही है आपकी, बात तो सही है। सब आ गए। तो फाइनली वी आर स्टार्टिंग द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ आरम बैच, दैट इज आर इन्वायरमेंट। यानी अब हम शुरू करने वाले हैं कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। ये सारी चीजें हम आर इन्वायरमेंट नाम के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, यस। आरम बैच का ये सेकेंड लास्ट चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर होगा वो होगा हेरिडिटी, और वो होगा आपका आखिरी चैप्टर। ठीक है, केमिस्ट्री हम खत्म कर चुके हैं, हम फिजिक्स भी पूरी खत्म कर चुके हैं, बस ये बायोलॉजी के कुछ पोर्शंस बचे हैं जो कि हम खत्म करेंगे। और अराउंड अराउंड जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आरम बैच विल कम टू एन एंड। ठीक है जी, कैसी रही जर्नी वो सब आप मुझे जरूर बताना, है ना? आई होप सबकी जर्नी जो है वो अच्छी रही होगी, अच्छी एकदम मजेदार रही होगी। अभी तक सारी चीजें समझ आई होंगी, मजा आया होगा, है ना? पढ़ने में मजा आया नहीं आया ये बताओ। साइंस की क्लास में बोरियत महसूस हुई या नहीं हुई कभी? यस और नो, कभी बोरियत महसूस हुई? कभी बोरिंग लगी साइंस की क्लास? है ना? मैं ट्राई करता हूं कि यार मैं जितना तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग क्लासेस बना पाऊं, है ना? क्योंकि पढ़ाई लोग बोलते हैं बोरिंग है, हमने कहा अच्छा जी बोरिंग है तो हम इंटरेस्टिंग बना देते हैं, है ना? तो हम वो ट्राई करते हैं बस। चलिए करते हैं फिर स्टार्ट, इस चैप्टर को आरंभ किया जाए और आरंभ बैच का सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाए। चलिए, आर आर इन्वायरमेंट, कौन कौन से टॉपिक हम इसमें करने वाले हैं देखना बेटा। ये कुछ टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर भैया पेपर में कितने मार्क्स का आता है? तो ये चैप्टर पेपर में 5 नंबर का आता है ना? मेनली क्या देखा गया है कि एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क का, एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। कभी कभार ये देखा गया है एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का और फिर 2 एमसीक्यू आते हैं 1 मार्क्स के। ठीक है, मेनली ये इस पैटर्न में ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, अब तुम्हारे प्री बोर्ड वगैरह में तो कैसे भी पूछ सकते हैं, प्री बोर्ड की कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि उसका पेपर तो स्कूल बनाता है ना भाई। ठीक है जी, बहुत सही, है ना? चलिए, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखो, एक चीज समझना, ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। सबसे जो मैं बोल सकता हूं ना कि सबसे आसान चैप्टर आपकी पूरी क्लास 10 साइंस का वो यही है। ठीक है, और फ्री के 5 नंबर है, यानी अगर आपने इसको पढ़ लिया 5 नंबर आपके फिक्स्ड हैं, तो 5 नंबर के लिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ ले। आ रही है बात समझ में? ये वैसा नहीं है जैसे कार्बन एंड कंपाउंड इतना बड़ा चैप्टर था, नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा नन्ना मुन्ना सा है, क्यूट क्यूट सा है ना? तुम्हारी तरह क्यूटी क्यूटी है, तो बड़ा इजी सा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम, ठीक है, डीकंपोजर एंड देयर रोल। उसके अलावा मतलब आज हम ये सारे टॉपिक करने वाले, ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे और भी टॉपिक है, जैसे कि ओजोन लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ठीक है। उसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं भैया, बायोलॉजी के चैप्टर में न्यूमेरिकल्स, हाँ जी, फूड चेन करके एक टॉपिक आएगा, उसमें न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, डन डन। चलो बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं तुस्सी जा रहे हो, तुस्सी ना जाओ। कहां जा रहा हूं मैं? तुस्सी ना जाओ। कितने लेक्चर्स का है? मेरे हिसाब से 3 लेक्चर लगेंगे यार इसमें, लगभग 3 लेक्चर लगेंगे, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4, है ना। छोटा सा चैप्टर है, करना चाहूं तो मैं इसको 1 लेक्चर में भी खत्म करा दूं, बट मैंने कहा चलो चिल करते हैं, इजी इजी धीरे धीरे पढ़ेंगे, जोश मीटर एकदम हाई रखेंगे। और पहली चीज आती है इन्वायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। मैंने कहा भैया आजकल जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा ठंडा ठंडा है, बड़ा कूल कूल है, बड़ा चिल चिल है ना। अभी मैं कहीं गया हुआ था घूमने के लिए अपनी टीम के साथ, है ना, मेरी पूरी टीम गई थी घूमने के लिए। हम गए हुए थे शिमला, ठीक है, तो हम गए हुए थे शिमला घूमने के लिए, ठीक है। तो शिमला का जो एनवायरनमेंट था बड़ा कूल कूल था, शिमला का जो एनवायरनमेंट था बेटा वो बड़ा कूल कूल था, बात को तो वहां पे एकदम मस्त मस्त ठंडा ठंडा मौसम था। फिर मैं आ गया वापस से दिल्ली, दिल्ली में आए, हाय 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 हाय, यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा ऐसा है ना, ज्यादा ठंड भी नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल सी ठंड है, उतनी ज्यादा ठंड नहीं है, ठीक है। बट शिमला में बड़ा ठंडा था, यानी वहां का एनवायरनमेंट जो था वो बड़ा कैसा था, बोलो वहां का एनवायरनमेंट कैसा था, वहां का एनवायरनमेंट कैसा था, ठंडा था। यहाँ का एनवायरनमेंट नॉर्मल है। तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट है हमारी सराउंडिंग। क्या है? हमारी सराउंडिंग। वो सराउंडिंग जिन सराउंडिंग के अंदर हम रहते हैं, हम चलते हैं, हम घूमते हैं, वो पूरी की पूरी सराउंडिंग एनवायरनमेंट कहलाती है। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, क्या एनवायरनमेंट बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। इमेजिन करो आज मैं फ्लाइट पकड़ूं दुबई की और मैं दुबई चला जाऊं, दुबई में थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही होगी, मैं कहूंगा यार एनवायरनमेंट बदल गया। यानी हर जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो व्हाट इज एनवायरनमेंट? सबसे पहले तो क्या है एनवायरनमेंट के अंदर? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरनमेंट। यानी जो भी चीज हमारे आसपास में है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर बेटा दोनों चीजें होती हैं, एक होता है अबायोटिक और एक होता है बायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई डिफरेंस बताएगा? हाँ, ठंडा ठंडा, कूल कूल, गर्मी कूल, हाय हाय क्या हो गया है, शायरिया काहे माला हो। पता है अभी क्या हुआ कि जब मैं हम शिमला में थे तो हमारे जो भैया थे, हमारे जो ड्राइवर भैया थे, उन्होंने, उनकी प्रेम कहानी थी एक, है ना, वो बेचारे दिल टूटे आशिक, तो उन्होंने पूरे रास्ते हमको जो प्रेम कहानियां सुनाई हैं अपनी, आय हाय हाय हाय, है ना, पूरा दर्द जख्म उनके अंदर था, है ना। तुम बताऊंगा किस दिन में वो कहानियां, आज टाइम मिलेगा तो आज मैं बताऊं। बड़ा दुख हुआ उनके साथ वो कहानी मुझे सुन के, बट क्या कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है जो हमारे अराउंड में है वो क्या है? वो एनवायरनमेंट कहलाता है। इसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, लिविंग भी होती है, नॉन लिविंग भी होती है। नॉन लिविंग जैसे कि एयर, है ना, एयर क्या है? एक प्रकार से नॉन लिविंग है। ठीक है, अब एक दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। मुझे बताओ इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में फर्क क्या होता है? एनवायरनमेंट तो हमारी सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट तो हमारी पूरी की पूरी सराउंडिंग है, लेकिन इकोसिस्टम ना एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस से रिश्ता बनाकर लाइफ गुजार रहे होते हैं, लाइफ गुजार रहे होते हैं। यानी वो दोनों एक दूसरे के भरोसे हैं और मिल बांट के वो जिंदगी को गुजार रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लेक की बात करूं, लेक, है ना, उस लेक के अंदर छोटी छोटी फिशेस भी है, पानी भी है। पानी क्या है? नॉन लिविंग। फिश क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बड़ा सा क्रोकोडाइल भी है, वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और भी छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ है ना। तो यहां पर क्या है? नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों आपस से जुड़कर जिंदगी गुजार रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, all interacting organism in an area together with non-living constituents of the environment forms an ecosystem। यानी अगर मैं एक शब्द में बोलूं, क्या है? interaction between biotic and abiotic components forms a ecosystem। ठीक है, forms a ecosystem। यानी बना कैसे बेटा इकोसिस्टम? कोई बताएगा? कोई बताएगा? दिवाली की छुट्टी दे दो, देखो इनको ये है भैया, छुट्टी दे दो। यहाँ पर
बैच खत्म होने का आ गया, पर भैया आप भैया अच्छा बैच खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं, छुट्टी दे दो। छुट्टी बेटा, अभी एक बार छुट्टी दूंगा, ऐसी छुट्टी दूंगा ना, फिर अपन कब मिलेंगे, कब अपन ऐसे बातचीत करेंगे, वो ना मुझे पता है ना तुझे पता है, ठीक है? तो छुट्टी छुट्टी मत लिख, बाद में याद करेगा यार वो 5 बजे की क्लास हो जाती तो भैया मजा सा आ जाता। फिर तू चैट में आके लिखेगा भैया वो 5 बजे की क्लास कितने बजे होगी जी, और मैं तुझे रिप्लाई करूंगा कि बेटा अब 5 बजे की क्लास नहीं होती। तब क्या करोगे? ठीक है, आ जाओ। समझे बात को? क्या है इकोसिस्टम? समझ के बात को, इकोसिस्टम क्या है? ठीक है, लिख के दिखाएंगे। ठीक है ना? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म्स अ इकोसिस्टम। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है लेक, पॉन्ड, ओशन, है ना? ओशन या तो एक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर भी तो लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों होते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी चीज समझ में आई। अब देखो इकोसिस्टम भी ना बेटा दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं इकोसिस्टम? दो प्रकार के। एक होता है ऐसा इकोसिस्टम जो कि नेचुरल है, जो कि संसार ने खुद बनाया है, और एक होता है आर्टिफिशियल जो कि हम बना रहे हैं। हम कौन से इकोसिस्टम को बना रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इक्वेरियम देखा है? इक्वेरियम देखा है? इक्वेरियम कभी देखा है किसी ने? इक्वेरियम जल्दी बताओ, कहीं इक्वेरियम देखा है? हाँ, स्कूल के अंदर इक्वेरियम देखा है? इक्वेरियम क्या है? इक्वेरियम है, अरे बोल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। उसके अंदर देख फिशेस भी हैं, पानी भी है, बट हमने बनाया है वो, है ना? हमने उसके अंदर मछलियां ऐसे ऐसे पटकी हैं, है ना? हमने उसके अंदर मछलियां पटकी हैं, यानी वो आर्टिफिशियल है। जबकि नेचुरल क्या है? नेचुरल जैसे कि पॉन्ड्स, लेक। आर्टिफिशियल क्या है? इक्वेरियम या तो फार्म, यानी वो जो जहां पर फार्मर्स क्रॉप वगैरह नहीं लगाते, जैसे कि मान लो गेहूं की खेती तुम्हें करनी है, तो नेचुरली तुम नहीं कर पाओगे, आर्टिफिशियल करोगे। कैसे? उसके अंदर तुम पेस्टिसाइड डालोगे, इंसेक्टिसाइड डालोगे ना। तो यानी क्या है? वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। बात को समझे? नेचुरल जो कि बन के आ रहा है, आर्टिफिशियल जो कि हम बना रहे हैं। अच्छा, इक्वेरियम का ना एक बहुत अच्छा किस्सा है। तुमने तुम्हारे स्कूल के अंदर इक्वेरियम देखे? हमारा स्कूल जो था ना, उसमें ना, अब मुझे नहीं पता, मैं गया नहीं हूं कई सालों से, बट हमारे उस पहले ना घुसते ही स्कूल के अंदर एक बड़ा सा इक्वेरियम रखाया जाता था। उसके अंदर ना मछलियां हुआ करती थी। ठीक है, वो मछलियां ऐसे ऐसे घूमती, बड़ी बड़ी मछलियां थी, अच्छा खासा इक्वेरियम था। फिर क्या हुआ, एक दिन ना हमारे उस टाइम पे एक वो गेम चलता था, तुम बताना तुम खेलते हो नहीं खेलते? जो टिफिन बॉक्स में आप फॉइल पेपर लाते हो ना, फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम की फॉइल, उसको ऐसे घुमाया, बॉल बनाई, और टिफिन से ऐसे जोर जोर से उससे हम खेलते थे, है ना? टिफिन से ऐसे बैट बॉल खेलते थे। ठीक है, तो वो जो इक्वेरियम के सामने वाला एरिया था, मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम क्या कर रहे थे, वहां पर फॉइल से मस्त मजेदार तरीके से खेल रहे थे, है ना? वी वर एंजॉयिंग। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक दोस्त को, वो होते हैं ना एक दोस्त जिनको होता है चल कुछ तूफानी करते हैं, मजा नहीं आ रहा, तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि ना मैं जोर से बॉल डालूंगा और तू जोर से टिफिन से मारना। तूने अगर इस जगह से दूर पहुंचा दिया, इक्वेरियम से दूर पहुंचा दी ना बॉल, तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। ने कहा भैया बाजी 100 रुपए की है, अब तो कुछ करना पड़ेगा भैया, 100 रुपए, 100 रुपए यार, भाई यार बचपन में 100 रुपए यार। ठीक, तो फिर क्या करा? ये था, मान लो हाथ में क्या है? टिफिन, बॉल फेंकी। अब भैया देखो, बॉल पे तो पड़ा नहीं, बट ये जो टिफिन था ना, ये हाथ से छूट गया, और टिफिन जिंग करते करते उड़ता 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 टक करके इक्वेरियम से टकरा गया। इक्वेरियम टूट गया, उस पे क्रैक आ गए, पानी लीक होने लगा। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड के अंदर मैं ऐसे खड़ा हूं, जिसने बॉल डाली थी वो ऐसे खड़ा है, जो हमारे साथ खेल रहे थे ना वो 3-4 लड़के, वो गायब हो गए, कोई नहीं दिख रहा था, सारे भाग गए, फिर हम भी भाग गए। है ना? अबे होता है ऐसा। इक्वेरियम ना, इक्वेरियम का जो कांच होता है ना, अगर तुम उस पर कुछ भी लोहे वोहे का मार दोगे ना, करके टूट जाएगा, बच के रहना। ठीक है, तुमने भी तोड़ा है? तुमने भी तोड़ा है? मछली कहां गई? RIP फॉर मछली। अबे यार, RIP फॉर मछली लिख रहे हैं, शर्म आ रही है तेरे को कुछ? CCTV के बाद भी कुछ हुआ था, बट ऐसा होता है ना कि जब जब CCTV होता है ना, तो उसमें मतलब नहीं पकड़े जाते यार, नहीं पकड़े जाते। तुम्हें भी तुम्हारे स्कूल वाले टीचर डरा के रखते हैं क्या?
तुम्हें भी तुम्हारे टीचर डरा के रखते हैं कि सीसीटीवी में आवाज आती है। हमें भी पहले लगता था कि हमारी सीसीटीवी में आवाज आती है, तो एक बार मैंने जाके चेक कर लिया कंप्यूटर रूम में, सीसीटीवी में आवाज ही नहीं आती, कैप्चर ही नहीं हो रही थी। हमारे तो नहीं होती थी, तुम्हारे होती तो पता नहीं, बट कैप्चर ही नहीं होती थी, वॉइस कैप्चर नहीं होती थी बस। ठीक है, टप्पू से ना क्या लिख रहे हो भाई, RIP। सीसीटीवी में क्या हुआ उसके बारे में कभी और बात करेंगे, वो मैं अगर मैं यहां बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो फिर तुम सब भी वो करने लगोगे, आ जाओ। चलिए, तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, यानी फॉरेस्ट, लेक, ओशन अपने आप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जबकि आर्टिफिशियल क्या है? मैन मेड इकोसिस्टम, जैसे कि एक क्रॉप फील्ड हो गया, एक एक्वेरियम हो गया, एक गार्डन हो गया। अब अगर सवाल आ जाए बेटा, सुन ले, अगर सवाल आ जाए कि ये जो इक्वेरियम है या फिर ये क्रॉप फील्ड है, ये नेचुरल इकोसिस्टम क्यों नहीं है, तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि ये मैन मेड है ना यार, हमने बनाया, ये आर्टिफिशियल तरीकों से बनाया गया, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगली चीज, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखो, ये जो इकोसिस्टम है ना, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, एक होता है बायोटिक जो कि जिंदा चीजें होती हैं। ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर होते हैं। दिख रहे हैं दो फैक्टर दिख रहे हैं क्या? दो फैक्टर दिख रहे हैं, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। ठीक है जी, अब देखते हैं सबसे पहले अबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि वाटर है ना, वाटर, विंड यानी एयर, ये सब क्या है? ये सब तो है अबायोटिक फैक्टर जो कि नॉन लिविंग है। अब बायोटिक फैक्टर के अंदर सुन, तीन चीजें होती हैं। बायोटिक फैक्टर के अंदर तीन चीजें होती हैं। कोई बताएगा कौन कौन सी तीन चीजें हो सकती हैं? बताएगा? अरे लिख रहा है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब समझना, अब बायोटिक यानी जिंदा। अब जिंदा तीन चीजें हैं। पहला प्रोड्यूसर वो जो कि खाने को बनाता है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस। तुम्हें अगर याद हो, लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या, कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? जो कि प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कि प्लांट है ना, ये क्या करते हैं? ये खुद का खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जो कि प्रोड्यूसर को खाता है, जैसे कि हम, शेर, चीता या फिर डियर। डियर भी तो पेड़ पौधों को ही खाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और एक आते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या करते हैं बेटा? डीकंपोजर डेड एंड डीकेइंग मटेरियल को खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, खा जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यानी हम लिख सकते हैं क्या? PCD। ठीक है, PCD क्या? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। ठीक है जी। अब ये जो कंज्यूमर होते हैं ना बेटा, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कैसे भैया तीन प्रकार के, बताओ यार। देख, इस दुनिया के अंदर ना तीन से भी ज्यादा प्रकार के वैसे तो कंज्यूमर होते हैं, बताता हूं। एक वो कंज्यूमर जो कि पेड़ को खा रहा है, जैसे कि मान ले एक चूहा था, एक चूहा गया, उसने घास खाई, कंज्यूमर है। पहला कंज्यूमर को हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि हर्बीवोर्स होते हैं। काउ, बफेलो, गोट, डियर, गोट तो मैं नहीं गोट, डियर और रैट, सब कुछ, रैबिट। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब है हर्बीवोर। ठीक है, अब हर्बीवोर्स को खाने वाले कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि एक चूहा था, चूहे को खा गया सांप। सांप क्या बन गया? सांप बन गया सेकेंडरी कंज्यूमर। अब उस सांप को जो खा जाए वो कहलाएगा मेरा टर्शरी कंज्यूमर। सांप को कौन खा सकता है? ईगल खा सकती है, ईगल खा सकती है, ईगल बताओ, ईगल खा सकती है? बिल्कुल खा सकती है। तो यानी अगर मैं एक साइकिल बनाऊं, अब तो मुझे बताना उसमें से कौन प्रोड्यूसर। ये रहा मेरा प्लांट, प्लांट को खाया किसने? गोट ने गोट को खाया टाइगर ने टाइगर को खाया चिंटू लाल ने। अब तुम ये मत पूछना कैसे खाया, चिंटू लाल है बेटा, कुछ भी कर सकता है। अब मुझे बताओ प्लांट क्या है बेटा? प्लांट है प्रोड्यूसर। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। पीसी ये वो वाला पीसी नहीं है ना, ये वो वाला पीसी नहीं है बेटा, है ना। एक बच्चा एक बार, पता है क्या है, मुझे पता है तुम में से ऐसे बहुत लड़के हैं जो कि अपने पापा को मनाते हैं, पापा
ये जो एसएस का ये जो आरटीएक्स वाला है ना, ये ग्राफिक कार्ड वाला ना, यही लैपटॉप लेना जरूरी है, इसके बिना मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगा। पापा पूछते हैं बट बेटा उस पे वो गेमिंग लैपटॉप लिखा हुआ है। अरे पापा ये गेमिंग थोड़ी ना करता हूं मैं, बट ये लैपटॉप बहुत जरूरी है मेरे लिए, मेरे करियर मेरे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। आप समझो ना मेरी बात, अगर ये नहीं लिया तो मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगा, है ना। तुम वही हो ना बेटा, मुझे पता है। अपने पापा को तुम पागल समझ रहे, तुम्हारे पापा को भी पता है बेटा कि तुम गेमिंग के लिए ही ले रहे हो, वो तो दिला देते हैं तुमको। चलो, तो ये आ गया पीसी यानी प्राइमरी कंज्यूमर, ये आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर यानी टाइगर जिसने इसको खाया। फिर चिंटू लाल आ गया क्या, टर्शरी कंज्यूमर, टीसी टर्शरी कंज्यूमर, याद आया है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, टर्शरी कंज्यूमर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये तो हो गए प्रोड्यूसर, ये तीन हो गए कंज्यूमर। अब चिंटू लाल एक दिन मर जाएगा, मिट्टी से आए थे मिट्टी में चले जाएंगे, एक लाइन सुनी होगी आपने, मिट्टी से आए थे मिट्टी में चले जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि चिंटू लाल जब मर जाएगा, उसकी डेड बॉडी पड़ी होगी, तो उसको बैक्टीरिया वायरसेस नहीं सॉरी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिकम्पोज कर देंगे। यस और नो, यस और नो, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। यानी जब ये चिंटू लाल मर जाएगा तो इसकी सारी एनर्जी कौन करेगा, डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देंगे, डिकम्पोजर डिकम्पोज कर देंगे। यस और नो, बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और ये डिकम्पोजर सारी जितनी भी एनर्जीज थी ना चिंटू लाल की बॉडी के अंदर, उसको कहां डाल देंगे, सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर डाल देंगे। यानी ये साइकिल बेटा कंप्लीट हो गई। क्या बात तुम्हें समझ में आई, वापस समझाता हूं। जमीन थी, लैंड, मिट्टी, मिट्टी के अंदर मिनरल रिसोर्सेज सब कुछ थे, उस मिट्टी से एक पेड़ बना। पेड़ क्या था, बोलो बोलो, पेड़ क्या है, प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर को खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, उसको खाया सेकेंडरी ने, फिर आया टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर को डिकम्पोजर्स ने निपटा दिया और सारी एनर्जीज को वापस से कहां डाल दिया, सॉइल के अंदर, और उसी सॉइल से प्लांट उगा था। यानी जहां से आए हो वहीं चले जाओगे। दिस कहावत इज वेरी ट्रू कि हम मिट्टी से निकले हैं साहब और इस मिट्टी में ही ले जाना है। लोग बोलते हैं ना कि पैसा लेकर कहां ऊपर जाओगे क्या, पैसे कमाकर, इतने पैसे लेकर क्या ऊपर जाओगे क्या, है ना। तो भैया पैसे कमाकर ऊपर ले जाओगे, ये कहावत का यही मतलब होता है कि आप मिट्टी से आए हो, आप मिट्टी में चले जाओगे। सिंपल। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, जल्दी बताओ। डन, डन है बेटा, बहुत सही, बहुत सही जी, बहुत सही, एक नंबर। सही। आरआईपी चिंटू लाल, चिंटू लाल को निपटाने में तुम्हें कितनी खुशी मिलती है ना भैया, आज तो चिंटू लाल गया। चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का इकोसिस्टम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा, जो इकोसिस्टम होता है वो साइक्लिक इन नेचर होता है। बताओ क्या इकोसिस्टम एक साइकिल है पूरी की पूरी। यस यस, इकोसिस्टम इज साइक्लिक इन नेचर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोसिस्टम इज साइक्लिक इन नेचर। पूरी साइकिल दिखाकर समझा भी दिया। चलिए बहुत बढ़िया, ये पूरी की पूरी कहानी समझ आई है ना, ये पूरी कहानी समझ आई। अबायोटिक कंपोनेंट से कौन बनते हैं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर वापस से पूरी एनर्जी को अबायोटिक कंपोनेंट्स में डाल देते हैं। ठीक है जी, यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये एक पूरी की पूरी क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है जी, ये हमें समझ आ गया। आगे क्या आ गया हमारा, मैं आपको कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूं, है ना। अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पहला है अबायोटिक कंपोनेंट लाइट। लाइट इज अ टाइप ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। लाइट क्या है बेटा, एक प्रकार का अबायोटिक कंपोनेंट ही तो है लाइट। यस और नो, ये जो रोशनी है इसकी मदद से ही तो प्लांट अपना खाना बना पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। यानी लाइट क्या है, एक प्रकार का अबायोटिक कंपोनेंट। बहुत बढ़िया। उसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो होते हैं ना यार, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि हमारा इकोसिस्टम इंपैक्ट हो सकता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इकोसिस्टम बदलेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो भी इकोसिस्टम बदलता है। अगला है एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस भी एक ऐसा पार्ट है इकोसिस्टम का जिसकी मदद से इकोसिस्टम बदलता है। जैसे कि कितनी ज्यादा ऑक्सीजन है हवा के अंदर,
है ना, कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है हवा के अंदर, उस पे भी इकोसिस्टम डिपेंड करता है। और लास्ट है वाटर। वाटर भी एक ऐसा अबायोटिक कंपोनेंट है जिसपे कि हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, रोशनी कौन है? अबे रोशनी का मतलब लाइट बोला मैंने। बैच खत्म होने को आ गया है, पर ये जो तुम्हारी हरकतें हैं, ये जो तुम्हारी ये 8वीं क्लास के बच्चों वाली ये जो तुम्हारी हरकतें हैं, ये जो आदतें हैं तुम्हारी, बेटा ये कब सही होंगी? मुझे तो एक जवाब दो, हैं? कब जाकर तुम बड़े होगे, कब जाकर तुम मैच्योर होगे, कब जाकर तुम अच्छे अच्छे सवाल पूछोगे? ना कि मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं ना हम भैया से, पर वो कहां पूछेंगे हम? तो भैया ये पूछेंगे, भैया वो रोशनी कौन है? रोशनी। आया, आगे बढ़ते। ठीक है, मैंने आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बारे में बता दिया। अच्छा, एक उस टेबल की तरफ वापस से आते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बीवोर भी बोल सकता हूं? यस और नो? प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोर भी बोल सकता हूं। हर्बीवोर्स क्या होते थे? जो कि प्लांट्स को खाते थे। ठीक है, क्या मैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कार्निवोर बोल सकता हूं? कार्निवोर क्या होते थे बताओ? जो कि किसी एनिमल को खाते थे। और क्या मैं टर्शरी कंज्यूमर्स को भी कार्निवोर एनिमल बोल सकता हूं? याद है ना, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, याद है या नहीं? अरे बता दो भाई, याद है या भूल गए? सब कुछ दिमाग से निकल गया है भाई? तो देखो, कंज्यूमर को हम कुछ टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हर्बीवोर, ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर आता है कार्निवोर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी है और टर्शरी कंज्यूमर भी है। और एक होता है ओमनिवोर। ओमनिवोर क्या होता है? जो कि बोथ प्लांट भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं। यानी ये प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। यस और नो? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और लास्ट आता है पैरासाइट। ठीक है, ये क्या है? पैरासाइट, है ना। पैरासाइट भी आपको पता ही होगा, जो कि किसी और के सर पे रहते हैं, किसी और से ब्लड लेते हैं। याद आ गया? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यस यस, ये भी एक प्रकार के कंज्यूमर है। ये भी एक प्रकार के क्या है? कंज्यूमर है। बहुत बढ़िया, चलिए जी, डन 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 डन। ये सारी चीजें वैसे लाइफ प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। कहां गया, कहां गया, कहां गया? और कुछ, हाँ, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है डीकंपोजर। भैया ये डीकंपोजर क्या है? देखो, इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डीकंपोज डेड प्लांट एंड एनिमल। वेरी इंपॉर्टेंट। इनका मेन काम क्या है? डीकंपोज कराना है इनको। किसको डीकंपोज कराना है? जितने भी ये जो डेड प्लांट हैं, डेड एनिमल्स हैं, इन सबको इनको निपटाना है। टाटा बाय बाय गुड बाय, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, वो सब करना है इनको। ठीक है, सवाल आता है पेपर के अंदर, डीकंपोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? डीकंपोजर दो जरूरी काम करते हैं, कोई बताएगा? पहला तो बहुत बेसिक है, इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। अरे यार, इतने पेड़ मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, अगर वो ऐसे पृथ्वी पे पड़े रहेंगे तो पृथ्वी कितनी खराब हो जाएगी ना। तो एक तो इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, मैंने मान लिया। दूसरा कोई काम बताएगा? दूसरा क्या काम था? दूसरा इसका काम था, दीज हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी अगर तुम्हें याद हो, मिट्टी से आए थे, मिट्टी में चले जाओगे। यानी जो एनर्जी मिट्टी से आई थी वो वापस से एनर्जी मिट्टी में चली गई। यानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वापस से उनमें नरिशमेंट हो गई, है ना। उनका जो न्यूट्रिशन था वो वापस आ गया। बताओ क्या चीज समझ में आई? रीन्यूट्रिशन भी तुम बोल सकते हो, है ना। वापस से उनको उनका न्यूट्रिशन मिल गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो डीकंपोजर की डेफिनेशन और उनके रोल हमेशा याद रखना। डेफिनेशन क्या है? डीकंपोजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। पहली तो ये डेफिनेशन याद रखना, और इसके बेनिफिट्स क्या है? देयर रोल इन एनवायरमेंट इंक्लूड, पहला क्या है? असिस्टिंग इन रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट को कम करना, एंड रिप्लेनिशिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को क्लीन भी रखना है। ये दो काम है इसके सबसे इंपॉर्टेंट। याद रहेंगे क्या बेटा? ये जल्दी बताओ,
याद रहेंगे? ठीक है, ठीक है, ये सवाल मतलब बार बार पूछे जाते थे, इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, अब एक सवाल जो कि कई बार स्कूल्स के अंदर, प्री बोर्ड्स के अंदर, बोर्ड्स के अंदर पूछा गया है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं। वो क्वेश्चन ये है, वाई, सुनना बेटा सुनना, वाई देयर इज नीड ऑफ क्लीनिंग इक्वेरियम्स बट नॉट पॉन्ड्स एंड लेक्स। यानी जो इक्वेरियम होते हैं वो भी एक इकोसिस्टम है, और जो पॉन्ड्स, लेक हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है। बट यार हम लेक को तो क्लीन नहीं करते, हम पॉन्ड्स को तो क्लीन नहीं करते, बट फिर भी वो क्लीन रहते हैं, जबकि इक्वेरियम को बार बार क्लीन करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्या लगता है? यार दोनों इकोसिस्टम है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, पर उन दोनों में मेन फर्क क्या है? कोई सोच सकता है मेन फर्क क्या है? बताओ, मेन फर्क क्या है? मेन फर्क क्या है? लार्ज एरिया नहीं, फ्लोइंग वाटर नहीं भैया, लेक, अरे पॉन्ड में पानी रुका हुआ होता है, फ्लो नहीं कर रहा होता, याद रखना इस बात को। नहीं 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 नहीं, सुनो बेटा, बात ऐसी है, जितने भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं ना, उनके पास सब कुछ होता है ना? जैसे वो लाइन थी ना कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, तेरे पास क्या है? मेरे पास मां है। वैसे ही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पूछता है नेचुरल इकोसिस्टम से। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलता है मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? तो यहां पर रिप्लाई करता है अपना नेचुरल इकोसिस्टम, मेरे पास मां नहीं, मेरे पास डीकंपोजर है। डीकंपोजर, जितने भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है उनके पास डीकंपोजर नहीं होता, बट नेचुरल इकोसिस्टम के पास डीकंपोजर होता है। और वही तो एक वो छोटी सी चीज है जिसकी वजह से पॉन्ड्स को हमें क्लीन नहीं करना पड़ता, क्योंकि डीकंपोजर खुद कर देते हैं। लेकिन ये जो इक्वेरियम होता है ना, इनको बार बार क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यहां डीकंपोजर ही नहीं है। समझे? तो देयर इज द रोल ऑफ डीकंपोजर ड्यू टू विच, पकड़ गए? पकड़ गए क्या? पकड़ गए, पकड़ गए, पकड़े, बहुत बढ़िया। चलो डन, सही है। चलो तो एक डिफरेंस देख लो बेटा, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बीच का एक बेसिक डिफरेंस। इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारी सराउंडिंग होती है। इकोसिस्टम क्या होता है? ये एक कम्युनिटी होती है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक आपस में मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, जैसे कि तारक मेहता के उल्टे चश्मा में देश भर के सारे अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं, वैसे इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक मिल बांट के रहते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट इज जस्ट अ प्लेस इन टाइम, यानी इन्वायरमेंट बदल सकता है बट इकोसिस्टम हमेशा सेम रहता है। ठीक है, एन ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट चेंजेस, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, इकोसिस्टम कांस्टेंट रहता है। ये दोनों पॉइंट सेम ही हो गए, तो एक लिख दोगे तो भी चल जाएगा। मेनली रेफर्स टू द फिजिकल सराउंडिंग, यानी इन्वायरमेंट का मतलब होता है फिजिकल सराउंडिंग, आपके आसपास में क्या है, जबकि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्वायरमेंट डज नॉट डायरेक्टली रिलाई ऑन लाइफ प्रोसेसेस, यानी इन्वायरमेंट का हम लोगों से लेना देना ज्यादा नहीं होता। अरे कहीं पर ठंडा टेम्परेचर है तो हमने थोड़ी ना बनाया ठंडा, वो तो नेचर के अकॉर्डिंग है, नेचुरल है वो तो, है ना? बट इकोसिस्टम का हमसे डिपेंडेंस होता है। ठीक है, लेक है ना, लेक्स में कितने प्लांट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो। ठीक है, तो इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज फोटोसिंथेसिस। क्या बात क्लियर है? क्या ये तीन चार डिफरेंस हमें समझ आ गए हैं बेटा? बताओ। हाँ, मतलब डायरेक्टली नहीं होता, तुम ये समझो डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता ना। बताओ, बताओ। एक मिनट ना, एक मिनट, एक मिनट। हाँ ठीक,
कुछ अर्जेंट आ गया था, माफी चाहूंगा। चल डन। ठीक है, तो यानी हमें क्या इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बीच में फर्क पता चल गया है। डन है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच के डिफरेंसेस। ठीक है जी। फंक्शनिंग कैसी है बेटा इकोसिस्टम की, तो याद रखना इकोसिस्टम फंक्शंस एज सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट यूनिट इन नेचर। यानी एक इकोसिस्टम को बाहर की दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं है, वो अपने अंदर के हिसाब से ही रहता है। अगर मैं इकोसिस्टम बोलूं किसी लेक का, तो एक लेक का इकोसिस्टम उसके अंदर के प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है। यानी यार जो अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो कैसे हैं, प्लांट्स कितने हैं, पानी कैसा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। बाहर से उसको कोई लेना देना नहीं है। और इकोसिस्टम इज साइक्लिक प्रोसेस। क्या याद रहेगा, क्या याद रहेगा, इकोसिस्टम इज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है जी। फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स पूल ऑफ द अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर अब्सॉर्ब्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म। ये आपको वही प्रोसेस है जो कि मैं समझा चुका हूं ना, वो प्रोसेस जो मैंने अभी समझाया वो रिटर्न फॉर्म में अब मैं एक बार रीड करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता था, जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते थे उन सबको खींचकर प्रोड्यूसर बड़ा बनता था। ठीक है, तो पहली लाइन तो ये हो गई। अगला, with the help of sunlight energy the producer organism converts these inorganic substance into organic compound। ठीक है जी। the consumer derive their energy directly or indirectly from producers। ठीक है, when the producer and consumer die then decomposer act on their dead bodies to return the various elements back to the nutrient pool। यानी वापस से सॉइल में उन सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देते हैं। बताओ कोई दिक्कत, कोई दुविधा? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा बेटा डिफरेंस नहीं है, वही चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ठीक है, बताओ, बोल दो ना जरा। यार तुम लोग कभी कभार ऐसे क्यों हो जाते हो, जैसे कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम अचानक से ऐसे हो भैया कुछ समझ क्यों नहीं आ रही। तो बहुत बेसिक चीजें हैं, आई होप इसमें समझ आ रहा है। ठीक है, ये वही सेम चीज है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए तो अब बढ़ते हैं फटाफट से आज के कुछ सवालों की तरफ। आ जाइए, कुछ सवाल जवाब करे जाएं। वाह यार, एक बच्चे ने क्या लाइन मारी है, अभी मैं तुम्हें वो बता रहा था ना पैसों के बारे में कि पैसा लेके ऊपर थोड़ी ना जाओगे। तो एक बच्चे ने क्या बढ़िया चैट लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। कि माना हम पैसा लेकर ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक जी रहे हैं उस पैसों की मदद से ही ऊपर चले जाएंगे। समझे बात को? बहुत प्यारी, बहुत डीप लाइन थी, जिसने भी लिखी थी मजा ही आ गया। चलो इस क्वेश्चन में पोल नहीं करा रहा हूं, अगले में कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल साफ दिख रहा है, एक्वेरियम एंड क्रॉप फील्ड। याद रखना क्रॉप फील्ड क्यों होता है आर्टिफिशियल, क्योंकि इसके अंदर पेस्टिसाइड होते हैं, है ना, उसके अलावा क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं। इस वजह से ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसमें दे दें क्या, पोल दे दें? चलो पोल दे देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल इको। अरे अरे अरे, तो बहुत इजी हो गया भैया, ये तो कोई भी दे देगा यार। चलो कोई बात नहीं, चलता है। डन, बहुत सही। इसका आंसर आएगा बी, फॉरेस्ट एंड पॉन्ड, है ना। ये क्या है, ये एक प्रकार के नेचुरल इकोसिस्टम है। ये भी आर्टिफिशियल, गार्डन एंड जू आर्टिफिशियल, फार्म एंड एक्वेरियम आर्टिफिशियल। डन, बी आया सबका, बी आया। चलिए बहुत सही, बहुत सही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताएं। नेम द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पोल दे दिया है। ये भी क्या होगा, बहुत बेसिक है। दो मेन कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा बायोटिक कंपोनेंट और एक होगा अबायोटिक कंपोनेंट। वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी लल्लू पल्लू क्वेश्चन। चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो रहा स्क्रीन के ऊपर। इसमें तो अब आपको पोल देने की जरूरत ही नहीं है,
पोल के जितने भी आंसर है मैं अभी थोड़ी देर में देखूंगा। ठीक है, आ जाओ। लिस्ट टू अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अबायोटिक यानी जो जिंदा नहीं है, एयर वाटर कुछ भी लिखकर आ सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, कभी कभार पूछ लेते हैं। एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंसेस एन ऑर्गेनिज्म, इंक्लूड्स बोथ लिविंग कंपोनेंट लाइक प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारी चीजों को हम इंक्लूड कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनवायरमेंट। हमारी सराउंडिंग इज अ एनवायरमेंट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। Why is conservation of environment necessary? हमें एनवायरमेंट का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये एक बड़ा वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते कि बताओ बताओ प्लांट को क्यों बचाया जाए, बताओ बताओ हम ये क्यों करें, हम वो क्यों करें, है ना। हाँ, इसमें पहले पहले पता है मैं क्या सोचता था। पहले मैं सोचता था जब भी इन सारे क्वेश्चनों का आंसर लिखता होता था ना, कि दिवाली पे बम ना फोड़े, क्यों बोलते थे लोग? फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचो, फ्यूचर जनरेशन जो है उनके बारे में सोचो, वो कैसे जिएंगे। और यही जो फ्यूचर जनरेशन है, ये अपने कॉलेज स्कूल से बाहर निकल के सिगरेट पी रही है, ये खुद धुएं में जी रहे हैं। इनके बारे में सोच के मैं पटाखे ना जलाऊं, है इनके बारे में, इन लोगों के बारे में, इस जनरेशन के बारे में मैं ना सोचूं, है ऐसी जनरेशन, हट ऐसी जनरेशन के बारे में सोचूं मैं, हद हो गई। ठीक है, हाँ, तो ये बड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है कि देखो, एनवायरनमेंट को बचाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उससे ओवर यूज हो रहा है रिसोर्सेज का, और अगर ओवर यूज होगा रिसोर्सेज का तो क्या होगा, अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो वही आंसर फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिलने वाला कुछ भी। ठीक है, हाँ, आगे बात समझ में। विच लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका शॉर्टेज हो जाएगा विद द पीरियड ऑफ टाइम। एक्सप्लेन हाउ मच ह्यूमन एक्टिविटीज इफेक्ट द एनवायरमेंट एडवर्सली, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे एनवायरमेंट को इफेक्ट करती हैं। ये सेम वही क्वेश्चन है, इसका आंसर भी तुम्हें वही सेम लिखना है कि यार अगर हम ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, ज्यादा स्पीड से यूटिलाइज करेंगे तो फ्यूचर में रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, अगर हम ज्यादा पोल्यूशन और ज्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो हमारे ओवरऑल सराउंडिंग्स में इंपैक्ट आएगा। ठीक है, यस। चलिए, डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन यहां लिख के आना है। अब मुझे नहीं लगता वो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए, बट ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है, 2017, 20, 22, 24, यानी आस्क्ड एवरी 2-3 ईयर्स, यानी हर 2-3 साल में सवाल आता है व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स बताओ। ये डायरेक्टली सवाल आता है। मैं आज बता रहा हूं इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, और इज इकोसिस्टम अ साइक्लिक प्रोसेस। तो तुम लिखोगे यस इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, और वहां पर आपको पूरी साइकिल बना के आनी पड़ेगी कि सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, फिर आता है कंज्यूमर, कंज्यूमर में 3 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर आता है डीकंपोजर, और डीकंपोजर से वापस से वो साइकिल तुम्हें पूरी बनानी पड़ेगी। चलिए जी, आगे बढ़ा जाए। और क्या है, वाई इज लेक पॉन्ड कंसिडर्ड एज अ नेचुरल इकोसिस्टम। लेक और पॉन्ड को नेचुरल इकोसिस्टम क्यों कंसीडर करते हैं? सबसे पहला पॉइंट, ये नेचर में ऑटोमेटिकली आए हैं, हमने नहीं बनाए, ये ह्यूमन मेड नहीं है। राइट और रॉन्ग? क्या ये ह्यूमन मेड है? नहीं भैया, ह्यूमन मेड नहीं है। पहला पॉइंट तो वो हो गया। दूसरा पॉइंट, इसके पास होता है डीकंपोजर। क्या होते हैं? डीकंपोजर। ठीक है, इनके पास खुद के डीकंपोजर्स होते हैं, इसलिए ये नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है। चलिए, व्हाई डू वी नॉट क्लीन पॉन्ड बट वी क्लीन एक्वेरियम? बता ही चुका हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बता ही चुका हूं, ये तो क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हें दे चुका हूं। चलो अगला, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। नेचुरल क्या है? जो कि ह्यूमंस के बिना बनाए। ये क्या है? जो कि ह्यूमंस की वजह से बनाए। इसमें डीकंपोजर्स होते हैं, इसमें डीकंपोजर्स नहीं होते। और तीसरे में आपको बस एग्जांपल्स लिख के आ जाने हैं। ठीक है, इसमें बस आपको एग्जांपल लिख के आ जाने हैं। डन? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, कैन अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बिकम सेल्फ सस्टेनिंग? ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचो सोचो। एक ही बार पूछा गया था 2022 में, उसके बाद पूछा नहीं गया, बट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कोई सोच पा रहा है? क्वेश्चन ये है,
कि जो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है, जैसे कि मान लो आज मैंने अपना एक एक्वेरियम खोला, ठीक, क्या वो एक्वेरियम कभी सेल्फ सस्टेनिंग बन पाएगा? सेल्फ सस्टेनिंग यानी वो एक्वेरियम खुद से चले, मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना भी क्या वो खुद से चल सकता है? तो आंसर है नो, क्योंकि एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में कभी भी डीकंपोजर्स नहीं आ सकते, और जब वहां पर डीकंपोजर्स नहीं आ सकते तो वहां पे क्लीनिंग नहीं होगी, है ना, सारी चीजें, वो प्रोसेसेस नहीं आ पाएंगे, इस वजह से वो कभी भी सेल्फ सस्टेनिंग नहीं बन सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन सच इकोसिस्टम लाइक एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, ह्यूमन हैव टू प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन, क्लीनिंग, फर्टिलाइजर्स एंड कंट्रोल वेस्ट, since natural decomposer and nutrient cycle are not fully present। यही इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो कभी भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम नहीं बन जाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, डन। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पे, वाई आर क्रॉप फील्ड कंसिडर्ड एज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? क्रॉप फील्ड्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों कंसिडर करी जाती हैं? तो आंसर बड़ा प्यारा सा है, सिंपल सा है। क्रॉप फील्ड जो होती हैं उसमें हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, यानी ह्यूमन की वजह से वहां पर क्रॉप्स ग्रो करती हैं, इस वजह से वो एक प्रकार की आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाती है। ठीक है जी, चलिए अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जो कि आपको रीड करने हैं फटाफट से। ठीक है, 3 सवाल है। एक सवाल है एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक, ये आपको क्वेश्चन के बारे में सोच के आना है। दूसरा, वाई आर ग्रीन प्लांट कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर, ये एक क्वेश्चन है जो कि 2024 में भी पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आपका आ जाता है व्हाट आर फंक्शन ऑफ डीकंपोजर्स, ये तो आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं। एंड फाइनली, व्हाट विल हैपन इफ डीकंपोजर आर एलिमिनेटेड, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, सुनो। डीकंपोजर्स अगर एलिमिनेट हो गए तो क्या होगा? इसका आंसर पता है क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डीकंपोजर याद करो। इन्वायरमेंट क्लीन रहता है, पॉइंट नंबर 1। न्यूट्रिशन रिप्लेनिश होता है, यानी वापस से सॉइल के अंदर चला जाता है, पॉइंट नंबर 2। तो हमें याद है, तो उन्हीं का ही उल्टा हो जाएगा, यानी तो इन्वायरमेंट क्लीन नहीं हो पाएगा, पॉइंट नंबर 1, और न्यूट्रिशन सॉइल के पास यानी अबायोटिक फैक्टर्स के पास नहीं जाएगा। और अगर अबायोटिक फैक्टर्स के पास नहीं जाएगा तो कुछ समय में हम सारे रिसोर्सेस को यूज कर लेंगे, रिसोर्सेस बचेंगे नहीं, और पूरी इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, यानी इकोसिस्टम विल डाई, इकोसिस्टम मर जाएगा। ठीक है ना। तो यानी क्या होगा? पहला तो वही वेस्ट प्रोडक्ट वाला है। दूसरा क्या है? सॉइल फर्टिलिटी विल डिक्रीज एज न्यूट्रिएंट्स विल नॉट रिटर्न टू द सॉइल। उससे क्या होगा? पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और मर भी जाएगा कुछ समय बाद। डन, बताओ जल्दी। सही है भैया। बोर्ड की टेंशन हो रही है, किस बात की टेंशन हो रही है बेटा? बोर्ड की क्या टेंशन हो रही है बताओ? बोर्ड की टेंशन, फोटो डाल दी? अबे तो अभी की फोटो है इमला की, ये भी डाल दी इन्होंने, शर्म नहीं आई इनको बिल्कुल भी, अभी से ही फोटो डाल दी मेरी। वाह, व्हाइट कुर्ते में एकदम नेता वाली वाइब नहीं आ जाती? नहीं लगता तुमको? व्हाइट कुर्ते में एकदम नेता वाली फील आ जाती ना? तुम्हारा भाई लगता है नहीं लगता नेता? तुम बताओ, लगता है? एक चुनाव लड़ लू क्या? एक चुनाव लड़ लू? चुनाव, हाँ चुनाव लड़ लू? कहां से लड़ू बताओ? कहां से जिता दोगे? कहां से जिता दोगे चुनाव? लड़ लू एक चुनाव? ठीक है, बोर्ड की टेंशन कौन लिख रहा था अभी? क्या हो गया बेटा? देखो बात ऐसी है, एक बहुत प्यारी लाइन थी कि बात सिर्फ इतनी सी है, जो सपनों के पीछे भागा उसको इस बात की फिक्र है कि क्या उसने अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने फैमिली के साथ का समय तो खराब नहीं कर दिया। और जो अपने सपनों के पीछे नहीं भागा उसको इस बात का गम है कि काश अगर मैं अपने सपनों के पीछे भाग लेता तो शायद आज कहीं और होता। बात समझे? बात क्या है कि गम हर एक इंसान को हर एक चीज का है।
जो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है उसको भी गम है, जो नहीं हो पाता उसको भी गम है। अब तुम पूछो कि जो हो गया उसको किस बात का गम है, अरे उसको भी है, वो भी परेशान है। वो कह रहा है यार मेरी तो लाइफ इतनी परेशान हो गई है, मैं तो किसको समय नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता। समझ रहे हो बात को? तो यानी गम, दर्द, दुख हर किसी की लाइफ में। आज तुम्हें लग रहा है भैया बोर्ड की टेंशन है, बोर्ड खत्म हो जाएगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं बदलेंगी चीजें। जब 10th खत्म हो जाएगा तो किसी और बात की टेंशन होगी, फिर किसी और बात की टेंशन होगी, फिर किसी और बात की टेंशन होगी। तो यही तो जिंदगी है। अब इमेजिन करो एक दिन ऐसा आ जाए जब तुम्हें फिक्र ही ना हो, तुम्हें टेंशन ही ना हो, तुम्हें किसी चीज की परवाह ही ना हो, तो फिर वो जिंदगी थोड़ी ना है। वो तो एक नेटफ्लिक्स की मूवी है। दिखाते हैं ना कि जिंदगी नहीं मिलेगी फिर से, जाओ और जी लो। वो सब मूवीज में होता है। असल लाइफ में तो इतनी परेशानी है, इतनी टेंशन है, वही तो जिंदगी है, वही तो लाइफ है। समझ पाए इस बात को? इसलिए हल्की हल्की टेंशन होगी, हल्की हल्की वो पेट में वो गुदगुदी सी होती है जो पेपर देने जाते हैं, वो भी होगा, नर्वसनेस भी होगी। वही तो लाइफ होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। बस इतना बोलूंगा कि जब लगे कि लाइफ मुश्किल है तो इतना समझ लेना कि लाइफ उन्हीं की मुश्किल होती है जिनको भगवान ने सेलेक्ट करा होता है कि यार इस इंसान को ना आगे बहुत कामयाब करना है, तो आज इसकी जिंदगी में सारी परेशानियां ला देता हूं, तो उसी का जीवन कठिन होता है। समझ रहे हो बात को? मूवीज के अंदर भी तो जो मेन लीड होता है उसकी लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं, है ना, तभी तो मेन लीड कहलाता है। तुम भी तो मेन लीड हो, तभी तो परेशानी आ रही है। ठीक है, तो इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों का भी लोड नहीं लेना। चलो अब एक बार वो देख लेते हैं, लीडर बोर्ड क्या है, रिजल्ट देख लेते हैं। यार पता है मुझे एक चीज का मलाल यानी गम है। वो गम इस बात का है कि बैच खत्म होने को आ गया, बट मैंने अभी तक पोल में एक भी दिन 90% से ऊपर सही उत्तर नहीं देखे। मैं ना पेन फेंक के मारूंगा, कैमरे से घुस के आंख में लग जाएगा तेरे। 90% मैंने पोल में सही उत्तर नहीं देखा आज तक। मेरी क्लास खत्म होने को आ गई है, बैच खत्म होने को आ गया, तुम बिल्कुल ही गधे हो क्या, मूर्ख हो क्या यार? समझ ही नहीं आता जाने क्या करते हैं ये। लीडर बोर्ड देख लें चलो। गौरी, मयूरेश, अंश, विभोर, निशिका, शेख, कान्हा, राशि, श्रेया, कृष्णा, प्रिया। ओके जी। दूसरा लीडर बोर्ड गौरी, चौबित भैया का है, हमारा स्टूडेंट नहीं है तू? है निशा, मीना, गौरव, अंश, सात्विक, ऐशानी, कृष्णा, प्रिया। फिर वाह यार, वो गौरी तो एक पिछले पोल में भी थी। आरव, रितेश। ओके जी, ओके जी, ओके जी, चल बहुत बढ़िया, डन। तो यहां पर आज की इस कक्षा को दोस्तों करा जाए समाप्त। क्या कहते हो, करा जाए समाप्त? हाँ भाई, कर दिया जाए समाप्त। क्या कहते हो, कर दूं? इसके साथ आज इस कक्षा को करा जाए समाप्त। स्टोरी करा दो। कौन सी स्टोरी? उन भैया वाली अरे यार भैया वाली स्टोरी बहुत दुख वाली है, रहने दो, कभी और बताएंगे। है ना। अब यहाँ पर 2-3 दिल टूटे आशिक रो जाएंगे क्लास के अंदर, रहने दो यार, रहने दो, जाने दो, जाने दो। ठीक है, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं अभी कल ही मिल रहे हैं ना? हाँ ठीक है, चल बाय बाय। मैं अभी हैप्पी दिवाली बोलने वाला था, अभी तो अपन मिल रहे हैं। वे दिवाली की छुट्टी यार देखते हैं, तो दिवाली की 3-4 दिन की छुट्टी तो मिलेगी। मतलब 20 तारीख से लगा लो तुम, मतलब 19 तारीख से लगा लो, जो संडे है, संडे 19 का है ना, तो 19 से तुम लगा दो 24 तारीख तक। 24 तारीख तक छुट्टियां ही हैं, 5-6 दिन तो छुट्टियां ही होंगी तुम्हारी किसी की क्लास। अब दिगराज सर क्लास ले लें तो भैया मैं गारंटी नहीं लेता, उनके मन में आ जाए और वो बोल दे कि आज तो मैं क्लास, तो भाई देख मेरी को क्या, मैं छुट्टी दे दूंगा 4-5 दिन की।